हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के विविध के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा साहित्य? तो इसका उत्तर है तेवरम। कौन सा? तेवरम। तेवरम साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तमिल भूति की बाइबिल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है तमिल भूति का बाइबिल? तो इसका उत्तर है तिरुक्कुरल। कौन सा? तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल को तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है। अब अगला प्रश्न है, एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी जो है शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में पाए गए थे, परंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख हमें सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल से मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली खेती कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह जो सबसे पहली खेती जो है भारत में मेहरगढ़ में प्राप्त हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती मेहरगढ़ से प्रारंभ हुई थी। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म का पहला साक्ष्य मिलता है। उत्तर नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य इलाहाबाद के नज़दीक कोल्डिहवा नामक स्थान से मिलता है। इसका समय 7000 से 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है शी वेंगटी ने। किसने? शी वेंगटी ने। चीनी राजा शी वेंगटी ने 220 ईसा पूर्व में चीन के विशाल दीवार को बनवाया था। अब अगला प्रश्न है, इन चीनी बौद्ध यात्रियों के भारत आगमन को ऐतिहासिक क्रम में लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले फाहियान आया, उसके बाद ह्वेनसांग, फिर वैगहुन टशी और फिर लास्ट में ईतिसंग भारत आया था। चीनी बौद्ध यात्रियों के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है। पहला है फाहियान, दूसरा ह्वेनसांग, तीसरा बैंग ह्यून टशी और तीसरा ईतिसंग। फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में आया था। तो वहीं ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 630 से 640 ईस्वी के बीच भारत आया था। अब अगला प्रश्न है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनवाया है? तो किसने? तो इसका उत्तर है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे प्राचीन युग को चिन्हित कीजिए। तो सबसे प्राचीन युग कौन सा? तो सबसे प्राचीन युग है पाषाण युग। इनमें से सबसे प्राचीन युग पाषाण युग है। पाषाण युग को 3 भागों में विभक्त अर्थात बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण युग, जिसे
पिलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण युग, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। जबकि तीसरा है नवपाषाण युग, इसे उत्तर पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं और जिसे नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, हमारी सभ्यता के अनुसार कितने संगम हुए हैं और कहाँ हुए? तो इसका उत्तर है टोटल 3 संगम हुए हैं। हमारी सभ्यता के अनुसार 3 संगम हुए हैं। पहले संगम का आयोजन मदुरा में हुआ था। कहाँ? मदुरा में। इस संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने ही किया था। और तीसरे संगम का आयोजन मदुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नकीरर ने किया था। किसने? नकीरर ने। अब अगला प्रश्न है, तोल्कापियम है। क्या है तोल्कापियम? तो तोल्कापियम जो है तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है, अर्थात किताब है। तोल्कापियम तमिल व्याकरण की पुस्तक है। तोल्कापियम जैसी पुस्तक की रचना द्वितीय संगम के समय तोल्कापियर ने किया था। अब अगला प्रश्न है, वर्ण संकर क्या है? तो वर्ण संकर जो है मिश्रित जाति है। अब अगला प्रश्न है, मदुरै के पांड्यों की मछली की सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी पहचानी जाती है किसके रूप में? तो इसका उत्तर है पार्वती के रूप में। मदुरै के पांड्यों की मछली किसी आंखों वाली देवी मीनाक्षी पहचानी जाती है। पार्वती पांड्य शासकों की राजधानी मदुरा थी। यहाँ तक होगा, पहचानी जाती है पार्वती से। और आगे है पांड्य शासकों की राजधानी मदुरा थी। मदुरा हीरे मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य शासकों के प्रतीक चिन्ह मछली था। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? तो किसने? तो इसका उत्तर है चेर वंश के राजा ने। दक्षिण भारत के चेर वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था। चेरों की प्रारंभिक राजधानी कुरुड़ थी। यहाँ उत्खनन से रोमन ताम्र सिक्के मिलते हैं। रोमन सम्राट अगस्टस तथा रिवेरियस के मुहर वाले सिक्के के सोने के सिक्के मुजिरिस, पुहार एवं अरिकामेडू से मिले हैं। अब अगला प्रश्न है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो किस शासक द्वारा? तो इसका उत्तर है पूरन मल के द्वारा। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण पूरन मल द्वारा करवाया गया था। अब अगला प्रश्न है, संगमकालीन शासन पद्धति थी? तो इसका उत्तर है राजतंत्रात्मक। संगमकालीन शासन की पद्धति राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत एवं ज्येष्ठता पर आधारित था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय मनरम होता था, जिसका सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य या मंडलम नाडु में तथा नाडु उर में विभाजित था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसके कथन और निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो कथन में बतलाया गया है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में गुरु एवं शिष्य दोनों ही शिक्षा के परिमाण को नहीं बल्कि गुण को महत्व देते थे। जिसके निष्कर्ष में एक में बतलाया गया है, प्राचीन भारत में गुरु एवं शिष्य
शिक्षा के गुणों के संबंध में एक मत थे, जबकि दूसरे निष्कर्ष में बताया गया है आधुनिक भारत में शिक्षा के गुणों को मान्यता नहीं दी जाती है। यह मानते हुए कि कथन सही है, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात यदि केवल एक सही है। कथन प्राचीन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में गुरु एवं शिष्य दोनों ही शिक्षा के परिमाण को नहीं बल्कि गुण को महत्व देते थे। निष्कर्ष के तौर पर यह सही है कि प्राचीन भारत में गुरु एवं शिष्य शिक्षा के गुणों के संबंध में एक मत थे। अब अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो यह गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में हैं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में है। एलोरा में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैलों के अंतर्गत बना यह मंदिर स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 का संबंध गुप्त काल से है। अजंता की गुफा संख्या 16 का संबंध मरणासन राजकुमारी से है, तो 17 का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं से है। अब अगला प्रश्न है, महान साहित्यकार वाक्पति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो इसका उत्तर है विक्रमादित्य के। महान साहित्यकार वाक्पति और भवभूति यशोवर्मन के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सॉरी, यहाँ क्या होगा इसका सही उत्तर? तो यशोवर्मन। भवभूति ने उत्तर रामचरित एवं मालती माधव जैसी पुस्तक की रचना की थी। यशोवर्मन मालवा का शासक था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार हुन नेता मिहिर कुल को यशोवर्मन ने पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, संगम युग में अरंगू कहते थे किसे? तो संगम युग में अरंगू जो है रंगमंच को कहते थे। संगम युग में अरंगू रंगमंच को कहते थे। संगम काल में मनोरंजन के साधन थे शिकार खेलना, कुश्ती लड़ना, पाशा खेलना, नृत्य एवं संगीत। पाल नामक किसी वाद्य यंत्र का जिक्र मिलता है संगम काल में। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है। एक ओर भारत के नगर दिए गए हैं और दूसरी ओर नदी दी गई है, तो आप लोग इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलिए जानते हैं इसके सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को समझते हैं। तो पहला है भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, संबलपुर महानदी के तट पर और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया? तो इसका उत्तर है अमरावती का स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अमरावती स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इस स्तूप का प्राचीन नाम धान्यकटक था। 1797 ईस्वी में कर्नल कालीन मैकेंजी ने ही सर्वप्रथम इस स्तूप का पता लगाया था। अब अगला प्रश्न है मनरम कहते थे किसे? तो मनरम जो है राजधानी के न्यायालय को कहते थे। मनरम कहा जाता था राजधानी के न्यायालय को। संगम काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय मनरम होता था, जिसका सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था।
राजा प्रत्येक दिन अपनी सभा में प्रजा की कठिनाइयों को सुनता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य मंडल नाडु में तथा नाडु उर में विभाजित था। अब अगला प्रश्न है, संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी तो कौन सी वस्तु? तो इसका उत्तर है मसाले। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी मसाला। संगम काल में काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, मलमल, रेशमी कपड़े आदि निर्यात के प्रमुख वस्तु थे। संगम काल में कांच, मूंगा, शराब, सोना, तांबा, चांदी एवं सिक्के आदि के आयात किए जाते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को विनिगर कहा गया है। इस वर्ग के लोग ही आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का संचालन करते थे। अब अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। भारत में अनेक नवपाषाण कालीन बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। संभवतः इस जगह 7000 ईसा पूर्व में ही कृषि उत्पादन आरंभ हो चुका था। यहाँ से 5000 वर्ष ईसा पूर्व में ही गेहूँ और जौ की विभिन्न प्रजातियों के उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? तो इसका उत्तर है हिंद सागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद सागर का। अब अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं तो इसका उत्तर है डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित यह स्थान शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन शैलकृत गुफाओं की संख्या 34 है, जिनमें 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं तथा 30 से लेकर 34 तक जैनियों की गुफाएं हैं। अब अगला प्रश्न है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था भारत के किस ओर? तो पूर्व में। ताम्रलिप्ति बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। इसी बंदरगाह से गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था। पश्चिमी तट पर स्थित भरौच, कैम्बे, सोपारा, कल्याण आदि बंदरगाहों से भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के साथ व्यापार संपन्न होता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो कौन सा? तो इसका उत्तर है फाहियान। इस प्रश्न के अनुसार सर्वप्रथम फाहियान भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया था। इसका यात्रा विवरण फोकुओकी के नाम से जाना जाता है। वेनसांग 630 ईस्वी में चंद्र की भूमि अर्थात भारत के गांधार प्रदेश में पहुंचा था। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में 635 से 643 ईस्वी तक रहा था। मोरक्को मूल के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब अगला प्रश्न है, कल्हन की राजतरंगिणी के
कलहन की राजतरंगिणी में वर्णन है किसका? तो इसका उत्तर है कश्मीर के राजाओं का इतिहास का। कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। कलहन लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था, लेकिन कलहन ने राजतरंगिणी जैसी पुस्तक की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। कलहन ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो इसका उत्तर है चोल की राजधानी पुहार थी। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना था? तो प्राचीन रोम जो है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में गणतंत्र बना था। अब अगला प्रश्न है, सभ्यता का उद्गम हुआ है कब? कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है घाटियों में सभ्यता का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पतनपुहार किसके तट पर स्थित था? तो प्राचीन पतनपुहार जो है कावेरी तट पर स्थित था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो कौन सी स्तुति? तो इसका उत्तर है देवल स्मृति। देवल स्मृति बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है। अब अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? अर्थात राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहन। राजतरंगिणी जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है, इसके लेखक कलहन था। इस पुस्तक से कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? तो इसका उत्तर है दीवार या फिर छत पर। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर दीवार व छत पर बने हुए मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो इसका उत्तर है खड़ा मानव। पूरा पाषाण काल से खड़ा मानव संबंधित है। पूरा पाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। गोल पत्थर से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। संभवतः इस समय के मनुष्य नेग्रिटो जाति के थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? तो इसका उत्तर है त्रिभुजाकार औजार जो है मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुजाकार औजार मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे। इसको माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाणों उपकरण कहते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कोट में से
सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात सबसे पहले जन है, उससे बड़ा जनपद, फिर उससे बड़ा है महाजनपद और सबसे बड़ा साम्राज्य है। इस प्रश्न के क्रमानुसार सही कूट इस प्रकार है: सबसे छोटा जन, उससे बड़ा जनपद और उससे बड़ा महाजनपद और सबसे बड़ा साम्राज्य है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान करते हैं। तो पहला है नियम जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। आहत सिक्के जो हैं प्रारंभिक इतिहास काल वर्मन, यह जो संबंधित है कामरूप से, और नालंदा जो बिहार से संबंधित है, अर्थात इसका सही ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आइए चलते हैं इसका मिलान करते हैं। तो पहला है नगर निर्माण शैली, यह किस वंश से है? तो यह जो है उत्तरी भारत से संबंधित है, अर्थात 3 नंबर। दूसरा श्रवणबेल गोला जो है कर्नाटक से संबंधित है, अर्थात 4 नंबर। तीसरा है तंत्रयान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात 1 नंबर। और महेंद्र वर्मन शैली जो बच गया आखिरी 2 नंबर, अर्थात पल्लव वंश से संबंधित है, अर्थात सही कूट ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला प्रश्न है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो किसने? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म ने। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर है तोल्कापियन। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ तोल्कापियम है। तोल्कापियम जैसे ग्रंथ की रचना तोल्कापियर ने किया था। यह सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? तो इसका उत्तर है डेरियस प्रथम। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक डेरियस प्रथम था। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात पेरू नदेवनार। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक पेरू नदेवनार थे। कंबन ने रामावतारम जैसी पुस्तक की रचना की थी, इसे तमिलों का रामायण कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, इतिहासकार कल्हण था किस धर्म से संबंधी? तो यह जो है ब्राह्मण था। इतिहासकार कल्हण ब्राह्मण था। इसने संस्कृत में राजतरंगिणी जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, भारत में संवत्सरों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले विक्रम संवत, फिर शक संवत, फिर गुप्त संवत और फिर लास्ट में हर्ष संवत आया था। विक्रम संवत का समय माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व, शक संवत का समय माना जाता है 78 ईस्वी, गुप्त संवत का समय माना जाता है 319 से 320 ईस्वी, जबकि हर्ष संवत का समय माना जाता है 606 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है, पूर्व गुप्त काल में कांसारपन क्या था? तो क्या था? तो यह उसका उत्तर है एक सिक्का था। पूर्व गुप्त काल में कांसारपन एक सिक्का था। कांसारपन नामक सिक्का 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे से मिलकर बनता था।
अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौन सा? तो इसका उत्तर है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही शैली क्या थी? तो इसका उत्तर है भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। आधुनिक भारत के इतिहास में शाही शैली भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात चार्वाक, जो कि चिकित्सक नहीं है। सुश्रुत, धन्वंतरी जैसी आयुर्वेद के चिकित्सक गुप्त काल में हुए, तो वहीं चरक जैसे आयुर्वेद के चिकित्सक कनिष्क के काल में हुए थे। चरक ने चरक संहिता जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का संबंध आयुर्वेद से था। वहीं चार्वाक अर्थात जो कि भौतिकवादी दर्शन के प्रतिपादक थे। तो आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।